तो हम लोग बात कर रहे थे मोल कॉन्सेप्ट पे। ये मोल कॉन्सेप्ट का तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग आज देखेंगे एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, जैसे होता क्या है कि एक एलिमेंट के आइसोटोप्स होते हैं ना आदित्य। आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स क्या होते हैं सर? सेम एलिमेंट के अलग-अलग मास। हाँ, सेम एलिमेंट के अलग-अलग मास आ जाएगा। जैसे क्लोरीन का 35 का भी कहना मास है, हाँ 37 का भी कहना। हाँ, तो बात ये है ना कि मान लो हम हाइड्रोजन का एटॉमिक मास निकालना चाहते हैं, तो फिर केवल प्रोटियम के बेसिस पे निकालेंगे तो नाइंसाफी हो जाएगा। होता क्या है कि जो ज़्यादा परसेंटेज में होता है ना उसको मान लेते हैं लोग, लेकिन अगर तीनों का आप लेके चलोगे कि कितना परसेंट में है तो बेटर रहता है ना। समझे? आइसोटोप्स क्या होता है? देखो, हाइड्रोजन एलिमेंट है तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स होता है। 1 प्रोटियम, जैसे मैंने बात किया था, 1 और 2 और 1 और 3, जिसके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और मास नंबर डिफरेंट होते हैं। ये होता है ना। तो इसमें केवल आप इसके बेसिस पे नहीं कर सकते हो कि इसका एटॉमिक मास कितना होगा, इसलिए एवरेज एटॉमिक मास निकाला जाता है कि ये कितना परसेंट है। मान लो ये x% है, ये y% है और ये z% है ना। तो किसी मतलब नेचर में इसको बोलते हैं परसेंटेज एबुंडेंस। क्या बोला जाता है? एबुंडेंस मतलब पाया जाना। क्या आयुष? कितना पाया जाता है? मान लो प्रोटियम x% पाया जाता है तो बोलेंगे इसको परसेंटेज एबुंडेंस x% है। तो यहाँ पे परसेंटेज एबुंडेंस बोलेंगे इसको हम। तो बताओ रे ईशान, बताओ एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा? सर सिग्मा, ये सिग्मा नहीं, ऐसे करके। हाँ, इसका परसेंटेज और इसका मास नंबर x into 1 by x into x 1x plus 2y plus 3z by 100 1x plus 2y plus 3z by 100। हाँ, तो परसेंटेज में आ जाएगा। नहीं आएगा। क्यों? ये बाई 100 की है ना। हाँ, उसी का जैसे मान लो बोरोन है, एक एग्जांपल लेते हैं। बोरोन का 10 होता है और बोरोन का 11 होता है। तो बोरोन 10 वाले का परसेंटेज, एक इसको क्वेश्चन से हम लोग करते हैं क्या, तब समझ में आएगा। इसको पॉज कीजिए ना, इसको क्वेश्चन से करते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन ये है, लिखिए लिखिए लिखिए। क्वेश्चन लिखो नहीं सर। हाँ, नेचुरली occurring boron consists of two isotopes. Naturally occurring boron consists of two isotopes whose atomic weights are 10.01 and 11.01 दिया हुआ है। करा द एटॉमिक वेट ऑफ नेचुरल बोरोन इज, नेचुरल बोरोन का एटॉमिक वेट है 10.81। ठीक है, द एटॉमिक वेट ऑफ नेचुरल बोरोन इज, छूट गए क्या? द एटॉमिक वेट ऑफ नेचुरल बोरोन इज 10.81। ठीक है सर, फुल स्टॉप। करा कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप इन नेचुरल बोरोन। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप इन नेचुरल बोरोन। ठीक है, वॉच करो ना, बोरोन का परसेंटेज निकालना। तो जैसे देख, कहना हम ये चाह रहे हैं कि एवरेज एटॉमिक मास क्यों निकालते हैं। अब मान लो ये प्रोटियम है, H और H, और ये ड्यूटेरियम है और ये ट्रिटियम है, ये वाला। ठीक है ना, ये 2 होता है और ये 3 है, मतलब मास नंबर अलग अलग है। तो इसका भी एटॉमिक मास अलग होगा, इसका भी एटॉमिक मास अलग होगा, इसका भी एटॉमिक मास अलग होगा। अरे आइसोटोप का भी तो, आइसोटोप भी तो एक एटम है ना एलिमेंट का, उसका भी एटॉमिक मास रहा होगा कुछ। तो हम केवल ड्यूटेरियम का ले लें या केवल ट्रिटियम का ले लें या केवल प्रोटियम का ले लें तो काम नहीं चलेगा। हमको एवरेज निकालना पड़ेगा एटॉमिक मास का। यस। क्या गलत कह रहा हूँ सर? नहीं, बिल्कुल नहीं, सही बात।
मतलब ये कहना चाह रहा हूं ना कि केवल ट्रिटियम से डिसाइड नहीं होगा कि मास क्या होगा, एटॉमिक मास। केवल प्रोटियम डिसाइड नहीं कर सकता। जैसे मैंने बोरॉन वाला इधर दिया था क्वेश्चन कि बोरॉन में ये है 5 और ये 10 है, और ये बोरॉन है 5 और ये 11 है, तो ये आइसोटोप है बोरॉन के। अब 10 वाले का भी कुछ एटॉमिक मास रहा होगा। जो बोरॉन का मास नंबर 10 है उसका भी कुछ एटॉमिक मास रहा होगा। अरे ये मास नंबर और एटॉमिक मास में अंतर नहीं समझ रहा है। मास नंबर मैंने पहले क्लास में बताया था कि मास नंबर फ्रैक्शन नहीं होती और एटॉमिक मास फ्रैक्शन हो सकता है। तो जो 10 है ना, जो 10 है वो मास नंबर है। आइसोटोप्स वो होता है जिसमें एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो। तो अगर मैं बोरॉन का 5 10 और 5 11 ले रहा हूं ना, तो ये आइसोटोप्स है। ये आइसोटोप है, ये भी एक एटम है, एलिमेंट, बोरॉन एलिमेंट का एक एटम है। तो इसका भी कुछ परसेंटेज होगा, इसका भी कुछ परसेंटेज होगा, इसका भी एटॉमिक मास होगा, इसका भी एटॉमिक मास होगा। ठीक है ना। तो केवल हम ये नहीं कहेंगे कि बोरॉन का जो एटॉमिक मास है ना वो 10 के अकॉर्डिंग होगा, इन दोनों का एवरेज वैल्यू होगा। तो यही बताया ईशान, सही बताया कि एवरेज एटॉमिक मास हम निकालेंगे, आम बोलते हैं इसको ना रे, एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे तो कैसे निकलेगा कि बोरॉन 5 वाले का परसेंटेज कितना है, मतलब परसेंटेज यहाँ लिख दो कि x% है, मान लो ये x% है, और ये कुछ भी हो इसका दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो 100 में से माइनस कर लेना। ये x% है, x गुना ये कितना है, मतलब जो भी इसका एटॉमिक मास है, हम 10 लिख देते हैं। 10 पॉइंट समथिंग होगा, हम 10 लिख रहे हैं। अगर वो एटॉमिक मास ना दे तो आप मास नंबर लेके भी कम कर सकते हो, क्योंकि दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होता है। तो x इंटू 10 प्लस ये क्या होगा y इंटू 11 अपॉन में 100। सिंपल आया। तो समझा आई उस एवरेज एटॉमिक मास क्यों निकालते हैं? नहीं समझा? क्या बताओ, एवरेज एटॉमिक मास क्यों निकालते हैं? अच्छा एक बात बोलूं ऐसा, जो हम एटॉमिक मास निकालते हैं ना वो एवरेज एटॉमिक मास ही होता है, वो एटॉमिक मास नहीं होता है। हाँ, किसी एक एटम का नहीं होता जिग्नेश। जैसे हम बोले कि कार्बन का मास नंबर, कार्बन का एटॉमिक मास है 12 AMU। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? 12 AMU। तो जो 12 AMU आया ना, 12 पॉइंट समथिंग होता है, उसको 12 ले लेते हैं, तो उसमें कार्बन 12 वाला भी है और कार्बन 14 वाला भी है, तो एटॉमिक मास नहीं है, वो एक्चुअली एवरेज एटॉमिक मास है। हाँ, लोग सोचते हैं ना कि वही, भाई बहुत कंफ्यूजन है लोगों को, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, बड़े कंफ्यूज होते हैं। हो गया ना कंफ्यूज? देखो मैं बताता हूं, एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, और उस एटम के जितने भी आइसोटोप्स होंगे सबका एवरेज वैल्यू, जितने भी टाइप के आइसोटोप्स होंगे सबका एवरेज वैल्यू, जैसे मैंने अभी बताया वही एवरेज एटॉमिक। एक्चुअली एटॉमिक मास कुछ नहीं होता, एवरेज एटॉमिक मास होता है। आप केवल एक आइसोटोप से डिसीजन नहीं ले सकते ना भाई। और मजे की बात यह है कि एक से भी लोगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू लगभग वही आता है, तो लोगों को लगता है कि वही वाला है जो वही है, जो सोच रहे हैं वही है। नहीं समझे? क्या नहीं समझे बताओ? वही वाला ये बोल रहा हूं कि अगर आप एक आइसोटोप से भी लोगे, नहीं सही पूछा आपने, एक आइसोटोप से भी लोगे आदित्य तो भी 12 आएगा, और दोनों मिला के भी लोगे तो भी 12 आएगा। अब इसका आंसर तुम दो, क्यों? क्योंकि 12 वाला जो है मास नंबर 12 वाला वो ज्यादा मात्रा, बहुत अच्छे, उसी को बोलते हैं परसेंटेज एबुंडेंस। कह रहे जिग्नेश, मैं ये कह रहा हूं कि एक आइसोटोप लेके भी निकालते हैं तो लगभग सेम आता है न्यूमेरिकल वैल्यू, मास नंबर भी सेम आता है। तो इसलिए आता है क्योंकि जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है ना, वेट उसी से डिसीजन होता है। मान लो प्रोटियम का परसेंटेज 99.9% है, जो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम 0.1% में आएगा यार, क्या? तो उसका हम ले ना ले बात तो फर्क बराबर ही पड़ेगा ना, कोई दिक्कत? तो लिखो इस बात, लिखो एवरेज एटॉमिक मास is actually defined as average atomic mass
is actually defined as the average value of all the atomic masses of isotopes of an element नोट लिखना जनरली the numerical value of mass number and atomic mass is approximately same but conceptually both are different ठीक है। जैसे कंसेप्चुअली बोथ आर डिफरेंट, जैसे ये वाला सवाल हमने दिया था, ये वाला, इसमें ये बोरोन का एक आइसोटोप्स है, ये बोरोन का दूसरा आइसोटोप्स है। उस आइसोटोप का मास इतना है और दूसरे का इतना है, तो इसका एवरेज एटॉमिक मास भी दिया है। तो कैसे निकालेंगे? 13.01 ये दिया हुआ है एवरेज एटॉमिक मास, क्या इक्वल्स टू एक का मान लो x है, तो ये क्या होगा? 100 - परसेंटेज है तो 100 - x ही होगा। तो x इंटू 10.01 अब प्लस में 100 - x इंटू क्या 11.01 अपॉन में 100। तो ये x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, कितना आया? x की वैल्यू सर 80% है ना? सॉरी, पक्का ना? सही निकाला नहीं साहब? हाँ, तो x 20 है। हाँ, x बराबर 20% है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? मतलब ये वाला 20% है, तो यही वाला होता भी है, देखो ज़्यादा 11 वाला ही होता है ना। नहीं, ये पता है क्यों आपने सही बोला मुझे लग रहा है, क्योंकि देखो बोरोन का जो मास नंबर है 11 होता है, तो ये वाला 80 का परसेंटेज ज़्यादा होगा। समझा उसमें क्या कर रहा हूँ? बोरोन का जो मास नंबर होता है 10 नहीं होता है, कितना होता है? ऑड नंबर है, तो 5 दूना 10 और 1 11, समझे कि नहीं? तो ये था पूरा सॉल्यूशन। तो एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। इसमें एक लिया है क्लोरीन 35 और एक लिया है क्लोरीन 37, ठीक है। और इसमें दिया है परसेंटेज नेचुरल एबुंडेंस। एबुंडेंस मतलब क्या होता है? हाँ, प्रचुरता हिंदी में बोलते हैं, कितने मात्रा में है वो परसेंटेज एबुंडेंस। और यह है मोलर मास। मोलर मास मतलब वो खुद दिया है, मैंने कुछ नहीं दिया है, जो दिया है मैं लिख रहा हूँ 75.77। और ये पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा 34.9689। और ये दिया है क्लोरीन 36 का 24.23। ये दिया है 36.9659, ठीक है। तो आपको बताना है कि इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा। ओके, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे है ना, बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। देखो ये 75.77%, ठीक। हम लोग को क्या पता है, जितना परसेंटेज है उसको उस आइसोटोप के मास नंबर से गुना कर देना है। तो इसका मास कितना है? 35%। कितना है? इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक।
मल्टीप्लाई कर दिए, तो इक्वेशन क्या बनेगा 75.77 इंटू 35। ठीक, एक और आइसोटोप है, इसके साथ भी वही करना पड़ेगा। तो ये इसका मास कितना है 37, और किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये इतना ही परसेंट में मिलता है, तो उसका उतना ही अबंडेंस दिखाने के लिए, उसको उतना ही कंसीडरेशन देने के लिए उतना ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस 24.23 इंटू 37। अच्छा, ये जो मामला है अपना परसेंट वाला है, हम लोग को वापस से एएमयू में लाना है, क्योंकि ये हमने परसेंट से मल्टीप्लाई किया ना, ये और ये वापस से एएमयू में लाना है। उसके लिए परसेंट में क्या करते थे, इंटू 100 करते थे, तो अब वापस लाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 100। तो ये तुम्हारा आएगा 35.48 कुछ, तो राउंड ऑफ करके 35.5 है ना। हाँ, तो एक और क्वेश्चन है बेटा, लिखे तो परसेंटेज बाय वेट से ही। डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, 1.8 है एनसीईआरटी का। डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, लिखो आयुष, जल्दी जल्दी करो भाई। डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन, कॉमा, आयरन का कोई ऑक्साइड है, इन विच द मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर, देखो मास परसेंट ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन आर, आयरन का परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ आयरन जो भी हो, यह है 69.9%, एंड ऑक्सीजन का है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन आर 30.1% रिस्पेक्टिवली। अच्छा, फिर ये आपको दिमाग लगाना है कि ये O2 है कि O है, वो मैं नहीं बता रहा, आप दिमाग लगाना रिस्पेक्टिवली। केवल ये लिखा है ना कि आयरन एंड ऑक्सीजन 69.9 और 30.1 रिस्पेक्टिवली, तो आपको दिमाग लगाना है कि आप 16 से भाग दोगे मोल निकालने के लिए। अच्छा, मोल निकालोगे तभी फॉर्मूला निकलेगा। देखो ना, कोई भी है, मान लो वाटर है H2O, तो इसमें वाटर का अगर 1 मोल है तो हाइड्रोजन का 2 मोल है, तो जब तक आप पर्टिकुलर एलिमेंट का मोल नहीं निकालोगे ना, तब तक फॉर्मूला भी नहीं बनेगा। अरे भाई, मोल निकालना पड़ेगा, ऑक्सीजन का 1 मोल है। जैसे मान लो जनरली फॉर्मूला होता है आयरन ऑक्साइड का Fe2O3, या क्या होता है FeO होता है, या होता है Fe3O4। ये इन्हीं तीनों में कोई आंसर होगा, वो मैं बता रहा हूँ आपको, अभी नहीं पता। तो इन्हीं तीनों में आयरन का मोल अगर 2 आ गया और ऑक्सीजन का 3, तो Fe2O3 होगा। अगर 1 और 1 आ गया तो FeO होगा, और 3 और 4 आ गया तो Fe3O4 होगा। ये फेरस ऑक्साइड, ये फेरिक ऑक्साइड, ये फेरोफेरिक ऑक्साइड। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज दिया है, परसेंटेज बाय मास दिया है, तो मास परसेंटेज से आप निकाल लो मोल्स, क्योंकि मास परसेंटेज दिया हो, लास्ट क्लास में बताया था मैंने, मास परसेंटेज दिया हो तो 3 चीजें दी होती हैं। क्या क्या, एक तो सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास और सॉल्यूशन का मास होता है ना भाई, मास परसेंटेज दिया हो तो। यहाँ अगर 69.9% दिया आयरन का, तो उस कंपाउंड में आयरन इतना ग्राम है, सीधी सी बात है। और अगर ऑक्सीजन का दिया है तो उस कंपाउंड में ऑक्सीजन जो है, अब वो O है कि O2 है, वो आप पे है, वो मैं नहीं बता रहा आपको। ऑक्सीजन 30 ग्राम है, जब ग्राम दिया है तो मोलर मास से भाग दे देंगे, तो उसका निकल जाएगा आपको मोल्स। अब मोल्स निकल जाएगा तो आयरन के नीचे उसका मोल्स और ऑक्सीजन के नीचे उसका मोल लिख के जोड़ दो, ठीक है, सिंपल। करो बेटा, करके दिखाओ। रुक जा एक सेकंड। कर दिया करो करो। देखो चलो यहाँ पे देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखो 69.9% दिया हुआ है Fe, हाँ, मुझे चलो, बता। और 30.1% है ऑक्सीजन। ठीक, देखो पहला बात तो यहाँ गैस का लिखा नहीं है ना। पहला बात कि यहाँ पे 69.9% दिया है Fe, 30.1% दिया है ऑक्सीजन, और यहाँ पे सबसे बड़ा बात है कि यहाँ गैस तो लिखा ही नहीं है, मतलब ये O2 नहीं होगा, ये O होगा, तो भाई 16 होगा मास, है ना। चलो ये कंफर्म हो गया। Fe का मास होता है 56, ठीक है। चलो
अब देखो ये थोड़ा मास बाय मास वाला सिस्टम लग रहा है देखने में, है ना। मास बाय मास परसेंटेज क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि अगर ये दोनों पूरा मिला के 100 ग्राम है, करेक्ट, यही दोनों मिला के कोई आयरन का ऑक्साइड बना है। हाँ यही दोनों मिला के कोई आयरन का ऑक्साइड बना है, तो ये मतलब पूरा 100 ग्राम है ना। इसको थोड़ा, है ना, तो ये दोनों मिला के 100 ग्राम है। अगर ये दोनों मिला के 100 ग्राम है तो Fe तुम्हारा हो जाएगा 69.9 ग्राम, है कि नहीं? परसेंटेज है वही ग्राम। हाँ उतना ही ग्राम हो जाएगा जितना परसेंट, क्योंकि 100 है, राइट। 200 होता था मल्टीप्लाई करना पड़ता, लेकिन हम तो 100 लेके चल रहे हैं, तो Fe 69.9 ग्राम हो गया, ठीक है। और ऑक्सीजन कितना 30.1 ग्राम हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। वेट मालूम हो गया। हाँ अब वेट मालूम हो गया। मोलर मास तो पता ही है, मोलर मास क्या होता है, 1 मोल का मास। तो वो बस इसको इसका बस ग्राम में कन्वर्ट कर देना, तो ये 56 ग्राम होता है, इसका 16 ग्राम होता है। 16 क्यों लिए? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन गैस नहीं दिया है, यहाँ खाली ऑक्सीजन दिया होगा, है ना। चलो ठीक है, अब निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? टोटल कितना मास है बाय मोलर मास, ठीक। तो 69.9 बाय 56, तो ये आएगा 1.2, ठीक, 1.2, ठीक। चलो बढ़िया। ये तुम्हारा किसका हो गया? Fe का हो गया। मतलब Fe कितना है? 1.2 मोल है, ठीक है। चलो ठीक। ऑक्सीजन कितना मोल देखते हैं, 30.1/16, ठीक। मतलब ये हो गया 1.8 आएगा कैलकुलेट करके, ठीक। चलो बढ़िया। अब क्या करते हैं? अब देखो हम लोग को पता है, हाँ अब रेशियो लेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे पास मान लो Al2O3 है, मान के चलो, तो उसमें 2 मोल एल्यूमिनियम है और 3 मोल ऑक्सीजन है। Al2O3 है तो 2 मोल एल्यूमिनियम है, 3 मोल ऑक्सीजन है ना। तो अब सीन क्या है यहाँ पे, वही चीज, तुम्हारे पास Fe 1.2 मोल है, तो Fe 1.2 मोल है, ऑक्सीजन कितना है 1.8 है। एगो कॉमन फैक्टर देख रहे हो, कॉमन फैक्टर देख रहे हो, 0.6 से 2 बार कटेगा तो 3 बार कटेगा, दिख रहा है। 0.6 से 2 बार कटेगा कि नहीं कटेगा? ये 0.6 से 3 बार कटेगा कि नहीं कटेगा? काट देते हैं, चलो काटते हैं। तो ये आ जाएगा Fe2O3। मतलब ये जो भी डिविजन यहाँ पे आएगा उसको सिंप्लीफाई करके, मतलब नेचुरल नंबर के फॉर्म में, यानी कि इंटीजर के फॉर्म में ले आना है, 1 2 3 4 के फॉर्म में ले आना है, और उसके बाद तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। उसको ऑफ पॉज किया। हाँ तो एक सवाल लिखते हैं जिग्नेश, फिर करते हैं, आपसे बात करेंगे उसके मैटर पे। लिखे हाउ मच, देखो, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ CuSO4। कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल का कॉपर सल्फेट है, समझे। सवाल है कि कॉपर सल्फेट का है 100 ग्राम, तो उसमें कितना कॉपर निकलेगा, यही सवाल है। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ CuSO4। एक सवाल और है, लिखिए, एक सवाल और है दूसरा, ये मैं लिखना चाहूंगा क्वेश्चन, ये मैं लिखना चाहूंगा। 1.10 है NCERT का। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन का फॉर्मूला C2H6, ठीक है, कॉमा, कैलकुलेट द फॉलोइंग कर रहा है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। इसमें पहला है, ये अच्छे से बनाना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। दूसरा बोला है आयुष, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, कार्बन की जगह हाइड्रोजन एटम। और तीसरा बोला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। तो पहला सवाल भी वही परसेंटेज वाला है, मतलब परसेंटेज क्या है, कॉमन क्वेश्चन है।
और फिर ये वाला ये थोड़ा कंसेप्चुअल है, ये आपको गलत नहीं होना चाहिए प्लीज। ओके, तो आप बनाएं इसको और ट्राई करें इसको। तो इसमें आप पहला क्वेश्चन ये था कि 100 ग्राम अगर कॉपर सल्फेट है तो उसमें कितना ग्राम कॉपर होगा। तो आप 100 पहले भूल जाइए, आप देखिए कि इसका मोलर मास कितना है। कॉपर का होता है 63.5, सल्फर का हो गया 32, और एक ऑक्सीजन का 16, तो 4 ऑक्सीजन का 64, तो हो जाएगा 5 1 3 2 5 और 4 9, आई कितना हो गया भाई 15, 6 6 12 3 15, 159.5 हो गया। तो 159.5 ग्राम अगर है तो उसमें 1 मोल कॉपर है, 1 मोल कॉपर है। 1 मोल कॉपर मतलब क्या हुआ, 1 मोल यही हुआ ना, 1 मोल यही मोलर मास इसका। तो 1 मोल मतलब 63.5 ग्राम है। ओके, तो 100 ग्राम है तो कितना होगा, 100 ग्राम इस कंपाउंड का है तो 100 ग्राम है तो ये मान लीजिए x होगा। तो क्रिस क्रॉस कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जाएगा 63.5 इंटू 100 अपॉन में 159.5 इंटू एक्स, मतलब ये बराबर में अपॉन, मैंने अपॉन में कर दिया, ये इक्वल टू ये होगा। तो x बराबर हो जाएगा 63 पॉइंट, मतलब यही x कट जाएगा यहाँ से, ऐसे बोल देता हूँ मैं। यहाँ से अगर मैं बोलूँ कि दैट इम्प्लाइज यही x है, तो x का वैल्यू उस बच्चे ने निकाला, कितना निकला है बेटा एग्जैक्ट, 39.8। आपका गलत निकला ना, 39 पॉइंट कितना 8%। ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। और नहीं, ग्राम पूछ रहा था ना, ये x क्या निकला, ग्राम, ग्राम परसेंटेज मैंने लिख दिया, ये ग्राम ही है ना। इतने ग्राम में इतना ग्राम कॉपर, तो इतने ग्राम में कितना ग्राम कॉपर, ग्राम निकल गया। अब चाहिए तो इसको भाग दीजिएगा तो मोल में निकल जाएगा। नहीं समझे, गलत तो नहीं बना है ना भाई, ठीक है ना। कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है। अब देखिए ना मोलर, देखो ऐसे ईशान, देखो मान लो वाटर है तो H2O, इसमें 18 ग्राम में 2 ग्राम हाइड्रोजन है ना, और 16 ग्राम ऑक्सीजन। तो ऐसे तो लिख ही सकते हैं ना कि 18 में 2 तो 1 में कितना, तो दिए हुए कितना, लिख ही सकते हो, वही किया है मैंने, और क्या, सिंपल है ना। चलो ये बताओ, इथेन का 3 मोल है, इथेन का कितना मोल है 3 मोल, तो इथेन के 1 मोल में कितना होगा 2 मोल कार्बन। इस देखो भाई, इथेन के 1 मोल में क्या 2 मोल कार्बन है, आयोस। अरे इथेन के 1 मॉलिक्यूल में कितना कार्बन है, तो 2 मॉलिक्यूल में 4 होगा, तो 1 मोल में 2 मोल होगा। इसका 1 मोल अगर होगा इथेन का, तो इसका 2 मोल होगा ना कार्बन एटम। तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ कार्बन एटम, इन 3 मोल्स बोल रहा है। तो 1 मोल में है 2 मोल, तो 3 मोल में कितना होगा 6 मोल। नहीं समझे भैया, 1 मोल अगर लेते तो 2 मोल होता, कितना मोल लिया है 3, तो 3 दूना 6। हाइड्रोजन एटम कितना है 1 मोल में है, आदित्य तो बता रहे, हाइड्रोजन एटम कितना 1 मोल में अगर कितना मोल होगा इसका, 6 मोल है। अरे थैंक यू भाई, तो 6 छक कितना हो गया 3 मोल में ना, 6 3 18 मोल। ओके, अच्छा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर पूछे 3 मोल में, तो 1 मोल में Na है, तो 3 मोल में क्या हो जाएगा, 3 मोल किसी का भी रहता तो 3 Na होता। इथेन का रहा है, किसी का रहा है, एटम थोड़ी पूछ रहा है, मॉलिक्यूल पूछ रहा है। नहीं, एटॉमिसिटी तब बोलेंगे ना जब एटम निकालने बोले, ये तो मॉलिक्यूल ही पूछ रहा है। 1 मोल अगर ये मान लो ये गधा है, तो 1 मोल गधा होता तो Na गधा होता, अब 3 मोल गधा है तो 3 Na गधा होगा, सिंपल सी बात है। तो ये हो जाएगा 3 Na मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कैसा लगा आपको वीडियो, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा होगा आई होप, और नहीं भी अच्छा लगा हो, मतलब आपको कंटेंट तो अच्छा मिल रहा है। तो अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।